Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my third video of development expenditure of India, Pakistan, and the China. In the previous video, I already discussed about the growth story of China. Now I am discussing about the growth story of India. Growth story of India is explained in terms of following observation. जो ग्रोथ स्टोरी है उसे हम लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यू हैव द फर्स्ट पॉइंट, इन 2009 जीडीपी ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी 2.972 ट्रिलियन यूएसडी। In comparison to the China, this is very low GDP because China has 12 trillion USD. USD means US डॉलर, मतलब कि जो भी GDP होता है उसे हम लोग USD में दिखाते हैं, US डॉलर में दिखाते हैं। तो भारत का जो USD है या US डॉलर में जो GDP है वो बहुत ही कम है। Between the year 1951 2019, the Indian economy achieved an average annual growth rate of 6%। मतलब भारत का जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है, मतलब हर साल जो ग्रोथ दिखाया है जीडीपी का, वो सिर्फ 6% है, जो कि बहुत ही कम है। जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया सो सब्सटेंशियल राइज आफ्टर 1991। और जीडीपी जो ग्रोथ है इंडिया का वो धीरे धीरे राइज दिखाया गया, धीरे धीरे बढ़ा है 1991 के बाद, क्योंकि 1991 में जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, जिसकी वजह से भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। द ईयर व्हेन द इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च, ऐसा ईयर जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलपीजी आया था, जिसकी वजह से हमारा देश जो है उसका जीडीपी जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। बिटवीन द पीरियड 1981-2019 जीडीपी growth was recorded to be 6% पर एनम। मतलब 1991 से लेकर 2019 अगर आप जाएंगे तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसने रिकॉर्ड दिखाया 6%। मतलब कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हमेशा 6% के आसपास रहा है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट लीड टू द सिग्निफिकेंट राइज इन द जीडीपी वाज ड्राइवन बाय द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ चेंजेज। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है बदलाव लाया, चेंजेज आया, वो कुछ इस कारण से आया है। अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन। हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके अंतर्गत हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, क्यों जीडीपी हमारा क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा जो देश है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर शिफ्ट होने लगा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी यहाँ लिखा है सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटीज पब्लिक इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब जब गवर्नमेंट कंपनी अपनी कंपनी को प्राइवेट के हाथों में दे दे या प्राइवेट सेक्टर को दे दे तो वो आपका प्राइवेटाइजेशन होता है। अ बिग लीप जंप टुवर्ड लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है डूइंग अवे विद द कंट्रोल एंड द क्वाटास। मतलब कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी है, उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल हटाना या किसी तरह का क्वाटास हटाना। क्वाटास का मतलब होता है कि लिमिटेशन हटाना कि कितना गुड्स आप बाहर से मंगा सकते हैं, दैट इज क्वाटास। ये सारी तरह के जो लिमिटेशन है उसको हटाया गया है। अ बिग पुश टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन इन द प्लेस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट को ज़्यादा ही बढ़ाया गया इंपोर्ट के कंपेरिजन में। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया गया, इंपोर्ट पे नहीं दिया गया। अ ग्रेटर रिलायंस ऑन द एफडीआई रेदर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ग्रेटर रिलायंस दिखाया गया एफडीआई में। एफडीआई में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बाहर के देश आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक आपका देश इन्वेस्ट कर रहा है उतना ज़्यादा तरक्की आप नहीं कर सकते हैं। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब आपका देश का इन्वेस्टमेंट, बट एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर के लोग आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग आपके देश में पैसा लगाते हैं, तो आपका डेफिनेटली जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। डीपर इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक with the global economy through the market forces of the supply and demand। इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी का डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फोर्सेस होगा। मतलब हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हर देश में डिमांड एंड सप्लाई का जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमी में भी।
However, 2014 the GDP growth has lost its momentum opportunity। पर 2014 में जो GDP ग्रोथ है उसने अपना मोमेंटम जिस प्रकार से वो बढ़ रहा था, जिस प्रकार से वो इंक्रीज कर रहा था, वो लॉस कर गया, छूट गया। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज टेंडेड टू श्रिंक। जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी था वो भी घट गया। ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग एन इमर्जिंग चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी क्यों ना हो, उसको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये देखा जा रहा है 2014 में कि एम्प्लॉयमेंट घट चुका है। तो इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते हैं चाइना के जीडीपी से भारत के जीडीपी को, कि भारत का जीडीपी जो हमारा 6% है, 2 ट्रिलियन है, जो आसपास मैंने जैसे आपको बताया। उसी प्रकार आप यहाँ चाइना का भी स्टोरी को देख सकते हैं कि चाइना का जो पहला पॉइंट में देख सकते हैं 2019 में जीडीपी जो चाइना का दिखाया जा रहा है 14.2 ट्रिलियन दिखाया जा रहा है, जो कि 7 गुना ज़्यादा है भारत की जीडीपी से। और चाइना को लार्जेस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर चाइना क्यों इतना आगे है। चाइना जो है तीनों सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसके कारण चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था चाइना के बारे में, ठीक है। आपको पूरा डीपली पता होना चाहिए चाइना का स्टोरी, पाकिस्तान का स्टोरी और इंडिया की स्टोरी के बारे में, कि किस प्रकार से वो इन देशों ने आगे बढ़ा, अपने जीडीपी को बढ़ाया। तो हर हालत में चाइना इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान दिया। वहाँ का गवर्नमेंट जो है सेंट्रलाइज है, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ का। और हमारे देश में है सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पावर जो है बटा हुआ रहता है। बट आप चाइना की बात करेंगे तो पावर बटा हुआ नहीं रहता है। नाउ वी हैव कम टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान के बारे में ध्यान देंगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपको स्टोरी नजर आएगा पाकिस्तान का। In 2009, the GDP of Pakistan was estimated to 74.05 बिलियन। यहाँ पे ट्रिलियन नहीं है, यहाँ पे बिलियन है। बिलियन बहुत ही कम होता है ट्रिलियन से। बहुत सारे बिलियन मिलकर ही आपका ट्रिलियन को बनाता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसका 274 जो बिलियन दिखा रहा है, ट्रिलियन नहीं दिखा रहा है, ये भारत देश से भी बहुत गुना कम है। पाकिस्तान का जो एवरेज रिकॉर्डेड ग्रोथ दिखाया जा रहा है वो 4.2 है। भारत का 6% था और चाइना का 12% है। पाकिस्तान अचीव ए ब्रेक थ्रू द जीडीपी इन द मिड 80। पाकिस्तान में आप देख सकते हो कि जीडीपी जो है वो मिड 80 मतलब 1980 में बदलाव दिखा रहा है। इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था, फोकसिंग ऑन द एफडीआई। जिस प्रकार से भारत ने एफडीआई दिखाया, पाकिस्तान ने पर 1990 में ही दिखाया, पर भारत ने 1991 में दिखाया। एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और पाकिस्तान ने भी ये मान लिया कि किसी भी देश को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज इन इंडिया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बिल्कुल इंडिया के ही जैसा ही था। जिस प्रकार से इंडिया ने विकास किया उस तरह से आपका पाकिस्तान भी कर रहा था। But from the beginning 2008 economic outlook in the Pakistan turned to be disappointing। पर 2008 के बाद पाकिस्तान का जो लुक है या जो इस प्रकार से वो बढ़ रहा था वो अब घटने लगा। जैसे 2014 में हमारा देश में एम्प्लॉयमेंट घटने लगा, उसी प्रकार 2008 में पाकिस्तान में डिसअपॉइंटिंग जो है इकोनॉमिक देखने को मिला। इट इज एट्रीब्यूटेड टू द सेवरल फैक्टर। इसका कुछ कारण है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ बिन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर। पाकिस्तान को डर हो गया झगड़ों का, युद्ध का दूसरे देशों के साथ, जिसकी वजह से वो उतना डेवलप नहीं कर पाया। इट हैज़ इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल फॉरेन इन्वेस्टर। इसके कारण उसके देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, सभी जो है ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। सभी लोग इन्वेस्ट करना कम कर दिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल फॉरेन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग मतलब घटने लगा। और जब वो घटने लगेगा तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो भी हिट करेगा, मतलब वो भी प्रभावित होगा, वो भी घटेगा। करप्शन इन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर द अदर फैक्टर।
यहाँ पे देखा जा रहा है करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को भी दिखाया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हो गया है वहाँ पे। मतलब हर जगह करप्शन, हर जगह पॉलिटिकल ठीक से नहीं चल रहा है। सिग्निफिकेंटली द कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक स्टेगनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान। इस प्रकार से पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसमें स्टेगनेशन देखने को मिलता है, गतिहीन हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। द एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ द जीडीपी हैज स्लम्प्ड टू 3.75, और इसका एवरेज जो जीडीपी को देखा जा रहा है कि वो 3.75 है, जो कि भारत में 4% है। बिटवीन 2008-2016 में इस प्रकार का एवरेज इसको निकाला गया था 3.75 इस 8 सालों के बीच में। इन 2017 द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान ग्रू एट द रेट ऑफ 5.3। उसके बाद जो है 2017 में उसका जो जीडीपी है वो धीरे धीरे बढ़ा, 5.3 हो गया, और बाद में 2019 में फिर वो घट के 3.3% हो गया, मतलब बढ़ा और फिर उसका इकोनॉमी घट गया। Owing to the slow GDP growth, consequently the level of the income, Pakistan economy has almost sunk into the low income, low growth trap। मतलब जिस प्रकार से जीडीपी का ग्रोथ स्लो हो गया, घट गया, उसी प्रकार से पाकिस्तान का इनकम भी घट गया, और ये कहा जाने लगा कि लो इनकम लो ग्रोथ में वो ट्रैप्ड हो गया, वो फंस गया, मतलब धीरे धीरे इस प्रकार से खत्म होने लगा। अब हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे, तीनों में क्या कंक्लूजन है। फॉलोइंग पॉइंट द सम ऑफ द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना हैज आउट स्पेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड ऑफ जीडीपी। चाइना सबसे आगे है इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी के कंपेरिजन में, क्योंकि वो 14 ट्रिलियन है, इंडिया जहाँ की आपका 2 ट्रिलियन है, और 274 बिलियन जो है पाकिस्तान है। इस प्रकार से चाइना बहुत ही आगे है। इंडिया हैज़ परफॉर्म द बेटर देन पाकिस्तान, और इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखाया है, बट कंपेयर टू द चाइना इंडिया इज वे बिहाइंड। अगर इंडिया को पाकिस्तान से देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है इंडिया, बट अगर इंडिया को चाइना के साथ कंपेरिजन किया जाए तो चाइना से बहुत पीछे है इंडिया। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ द चाइना इज क्रेडिटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो सक्सेस है चाइना का वो उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा रहा, मतलब स्थिर रहा, पॉलिटिक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया इन चाइना। बिसाइड इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना हैज़ शोन अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज द नेशनल रिसोर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। चाइना इंडिया और पाकिस्तान की जैसा काम नहीं किया, उसने अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग किया, उसने नेशनल रिसोर्स, मतलब देश में जो उनका उसका चाइना में जितना भी रिसोर्स था, जो भी मेन पावर कहिए या फिजिकल पावर कहिए, जो किसी प्रकार का भी पावर कहिए, उसने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया देश के इंटरेस्ट में, देश के भलाई में। द सक्सेस ऑफ द चाइना in the terms of the GDP growth is an eyes opener for the most of the developing nation of the world। और जिस प्रकार से चाइना अपने हिसाब से अपना इकोनॉमी को ग्रोथ में लाया है, सक्सेस हुआ है, वो एक सबकी आंखों में, हर देशों के लिए एक आइस ओपनर हो गया, मतलब सबको ये सीखने के लिए कहा गया कि देखिए किस प्रकार से चाइना बढ़ा है। चाइना हैज़ प्रूव्ड दैट द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। चाइना ने ये प्रूव किया कि मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। मतलब चाइना ने ये कहा कि जीडीपी का जो ग्रोथ है, विकास जो है, वो सिर्फ रिसोर्स के कारण नहीं होता है, बट गुड गवर्नेंस बाय द स्टेट एंड द गुड कंप्लायंस बाय द सिटीजन। मतलब एक अच्छा नागरिक होना, एक अच्छा सरकार होना का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश को बढ़ाने में, किसी भी देश का जीडीपी को बढ़ाने में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चाइना आगे बढ़ा है। चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि आपको इंडिया पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। चाइना इस प्रकार से बहुत ही आगे बढ़ गया है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, 14.2% चाइना का यूएसडी है, जो कि और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, और उसका एवरेज भी जो है हमेशा 9% रहा है, और उसका जो जीडीपी है वो 1984 में 15.2% हो गया था, घटकर 1990 में 3.8 भी हुआ है, बट फिर भी वो 2018 में 6.6 उसका जीडीपी हो गया, और आज बढ़ते जा रहा है। चाइना हमेशा ब्रेक थ्रू जीडीपी को बढ़ाते गया। 1980 में थोड़ा सा उसको दिक्कत हुआ है,
है ना। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बदलाव भी दिखा गया है। यहाँ बताया गया है कि चाइना किस प्रकार से बढ़ा है, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ें, चाइना ने किस किस तरह का पॉलिसी को अपनाया है, इसे हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। सो मस्ट रीड दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss about the next topic of this chapter, the structure, growth, sectoral share in the output and the employment. Thank you. This video is completed. Must read this chapter. Thank you.